मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। अब तक मैं अपने वाचन के पहले क्रम में उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 1 का वाचन कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। बाद में गलियां और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता, वह तोद खुजलाता, जम्हाइयां लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी खुशकी थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की जरूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कंटोपे चढ़ाकर आते थे। शेखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजाए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूर पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काट कर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पाजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली आ रही हैं। लो बख्शी जी आ गए। दूर से पाजामा पहचान कर अजीज बोला। बख्शी जी कहा करते थे, 4 बजे का मतलब है 4 बजे, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। पर आज वह स्वयं लेट आ रहे थे। बख्शी ही जी थे, बलगामी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी। पर वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उनके नजदीक पहुंचने पर अजीज ने छूटते ही शेर पढ़ा। मुल्ला मियाँ मिसालची, तीनों एक समान। लोकानु दसण चाड़ना, आप नौ जान। बख्शी ने नजदीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर में सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया। जवाब अजीज ने दिया, वह गाय दूह कर आएगा, इससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गर्ज पड़ी है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी, सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस, ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए, जिनके पल्ले सच है। मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि अजीत सिंह पहुंचा है या नहीं। देशराज, शंकर मास्टर, रामदास सभी कहाँ हैं। फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं है प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे वास्कट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है। और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का जाविया थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है, आप किसी से कम है मेहता जी। वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूं। मेहता जी ने संजीदगी से कहा, नहा कर आए हो मेहता जी। कश्मीरी लाल बोला, वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं सदा नहा कर आता हूं, गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह भी धोया है या नहीं।
तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज आई, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। लो, जर्नैल भी पहुंच गया है, बख्शी जी ने कहा और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता ही नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी। उसके ऊपर खाकी कोट, जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमके जनरल को मिल सकते थे, उसने लगा लिए थे। साथ में रंगीन थिगलियां, डोरे, सूखे हुए बुढ़ऊ शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस, दाढ़ी नुची खुची और सबसे ऊपर मुंगिया रंग की पगड़ी। जनरल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या न हो, जेल जाता रहता था। जलसे हो या न हो, शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं न कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेत दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में, कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तागा निकलता तो तागे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जर्नैल हुआ करता था। जलसा शुरू होने से सबसे पहले जर्नैल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जर्नैल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली, जर्नैल, कल जलसे में से भाग क्यों गए थे? जर्नैल ने आवाज पहचान कर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेत बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका, यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का? बस चुप रहो तुम। पर जर्नैल बिफर उठा था, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूं। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छैना मुर्गी खाते देखा है। बस बस, ठीक है जर्नैल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पांचों वाला पाजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झरकर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन खंघारते, छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों, हम पहुंचे हैं बख्शी जी तो आपने बत्ती ही गुल कर दी? शंकर मुनादी वाले ने कहा। क्यों, तुझे मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है। यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर दबी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी जरूरत तो नहीं होती, तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाक्य बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घुट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों को मुंह लगाना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या जरूरत? आपके हुक्म के बिना तो कीड़ी भी नहीं फड़क सकती। शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी। जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम अब हमें कहाँ देखते हो शंकर? तुम्हारे पौ 12 हैं। आज आप अपना बैग नहीं लाए? बैग की प्रभात फेरी में क्या जरूरत है? वाह जी, बैग की सभी जगह जरूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का काम करते थे। कभी जबान भी बंद किया कर शंकर। मेहता जी तेरे से तिगुने उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझते हैं। बख्शी जी ने कहा। मैंने क्या कहा है? मैंने यही पूछा ना कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला है या नहीं मिला। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगाकर बात नहीं करता था। मुंहफट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए।
मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज मेहता जी सेठी को चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलाने वाले हैं। यह तो भौका है मेहता जी, इसकी बात को बस सुन छोड़ दिया करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर लें तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे हों। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई समझो। मेहता जी वहां से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पड़ती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पड़ती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों से इस सहभोज के लिए 8-8 आने लिए गए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहां भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पात में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूटा था। हाथ भी सने हुए और होठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाए जा रहा था। मेहता जी से न रहा गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह खा, हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी, यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूं, अपने पैसे से खा रहा हूं। अपना जर खर्चा है, आपके साथ लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं ओए? तू सारा वक्त बकता रहता है। तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज कर दिया। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहुदगी नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ। माफ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूं। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतजार में खड़ा रहा कि स्क्रूटनी के प्रधान उससे कहें, तब वह बोले। कहो क्या है? प्रधान ने कहा। मैं पूछ सकता हूं कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या हैं? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आप खामोश रहिए। कहने दो, कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम हैं? कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा कातता हो। क्यों, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मैं कोहली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। सभी चुप रहे। गुस्ताखी माफ। स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी गुर्राए। मेहता साहिब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूढ़-पंची चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहिब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना? यह क्या नाटक कर रहे हो तुम? सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब आजार बंद। क्यों? तुम्हारा मतलब? यह मेंबर की तौहीन है। यह क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेहता साहिब। आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी की इजाजत के आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ कोहली साहब,
मैंने क्या कहा? अपना नाड़ा दिखाइए, आजार बंद दिखाइए। जो ना दिखाऊं तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूं, उसके लिए नाड़ा दिखाना जरूरी है। दिखा दो यार, यह भौका काम करने नहीं देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुस आए हैं। क्या कहा मेहता जी, मैं लोफर हूं? तो आप सोहदे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए। मैं स्याह सफेद सब जानता हूं। हाँ तो कोहली साहिब, तुम क्या चाहते हो? मैं सबके सामने नाड़ा खोलूं? मैं खोलने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूं। दिखा दो यार, खत्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया। नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर को उठाया। नीचे पीले रंग का आजार बंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है, हाथ के कते सूत का नहीं, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छूकर देख सकते हैं। फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे? कांग्रेस के कोई वसूल हैं या नहीं? स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर रामदास पहुंचा, न देशराज। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए ही। कुछ न हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे। लेकिन जो लोग जिला कमेटी से तनख्वाह पाते हैं, उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांघ जाएंगे तो मास्टर दौड़ा आएगा, कहेगा बछड़ा दूध पी गया था, मैं क्या करता। इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर दूसरे सदस्यों को संबोधित करके बोले, कश्मीरी लाल, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तुम। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांग खींचने में मजा आता था। झट से जर्नैल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जर्नैल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जर्नैल को और क्या चाहिए? फौरन छड़ी झुलाता, लेफ्ट राइट करता, सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गया। यह क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल? यार कोई बेला वक्त देखा करो, बख्शी ने खींच कर कहा। तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो। फिर जर्नैल की ओर बढ़ आए। लेकिन जर्नैल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं साहिबान वाहिबान, नीचे उतर आओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा। उतारो यार इसे, क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी जबान कोई बंद नहीं कर सकता, जर्नैल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरज फुसफुसाती आवाज में जर्नैल बोलने लगा। जर्नैल की उम्र 50 के ऊपर रही होगी और बरसों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ रह नहीं गया था। जहां शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम बी क्लास मिलता था, जर्नैल को हमेशा सी क्लास में डाला जाता रहा, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। पर जर्नैल ने न तो तौबा की, न ही अपनी जर्नैली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बनकर गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था। उसी दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया था। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बच जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धूल तक नहीं पाती थी। न जर्नैल को कहीं कोई काम मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपए महीना प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करें तो वहीं खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था न घाट, न बीबी थी न बच्चा, न काम न धाम। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पीट आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते थे, वहां जर्नैल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियां तुड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज में कहा।
पर जर्नैल और भी डटकर खड़ा हो गया। साहिबान, हमें अफ़सोस से कहना पड़ता है कि जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त न लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ, जो कांग्रेस के वसूलों की खिलाफवी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं? हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिल्लुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ। यह इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह बखेड़ा खड़ा किया था, स्वयं ही बख्शी जी के कान में सुझाव डाल रहा था। अगर उतारने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा जिद पकड़ लेगा। बख्शी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर आएगा, आप चिंता ना कीजिए। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर खत्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई। बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने इतने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्जों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान आजाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। जो शपथ मैंने रावी के किनारे, खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, इंकलाब। 2-4 आवाजें जवाब में उठी, जिंदाबाद। क्यों, रोटी नहीं खाते हो? जोर से नारा लगाओ, इंकलाब। ऊंची आवाज में जवाब आया, जिंदाबाद। और जनरल बेत बगल में दबाकर पत्थर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद। एक आवाज ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हाफता हुआ सुबह के झुटपुटे में सामने आया। यह कोई वक्त है आने का? बख्शी जी ने गुस्से से कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया, बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे और मास्टर रामदास संजीदा आवाज में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है। तामीरी काम का किसने फैसला किया है? मूसे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे ढोंक में गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ बेलचे भी वहां पहुंचा आया हूं। कुछ रात को पहुंचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़, 3 गैतियां और 5 कड़ाहियां मैं रात को ही पहुंचा आया था। शेर खान के घर पर सब सामान रखा है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, इसीलिए तो मैं भागा आ रहा हूं। मैं जब पहले आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था। ढोक की नालियां साफ होंगी? तेरा दिमाग खराब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहां पर तो नालियां हैं ही नहीं। हैं क्यों नहीं? कच्ची नालियां हैं, पक्की नहीं। कच्ची नालियां हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहां जमा होगा। नालियां कौन साफ करेगा? हम करेंगे, तुम गद्दार हो, जनरल ने तुनक कर कहा। कभी कोई फैसला, कभी कोई। गोसाई जी ने फैसला किया था तो बताया क्यों नहीं? अंधेरा इस बीच छटने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति बड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब यहां से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बुझा हुआ लैंप उठाए आगे आए। यहां से गाते हुए चलेंगे। जनरल लेफ्ट राइट कहता आगे चलने लगा। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी का पुराना गीत, जिससे सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी भी जम नहीं पाता था, अपनी ऊंची बेसुरी आवाज में शुरू किया। जरा भी लगन आजादी दी, लग गई जिन्हा दे मन दे विच। चलते कदमों की टाप के साथ साथ मंडली ने पंक्तियां दोहरा दी। रामदास ने अगली 2 पंक्तियां उठाई। ओह मजनू बण फिरदे ने, हर सेहरा हर बंदे विच। मंडली ने कुतुबुद्दीन की ढोक का रुख किया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास तमस के अगले भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।